हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशलिज्म की और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इसकी शुरुआत देखें तो रॉबर्ट ओवे थे जिनके फॉलोअर्स ने इसकी शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत क्यों ही, क्योंकि समाज की स्थिति सुधारने के लिए, या हम कह सकते हैं न्यायपूर्ण स्थिति बनाने के लिए, कुल मिला के हम कह सकते हैं समाज की धारा को परिवर्तित करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए समाजवाद जैसी विचारधारा को अपनाया गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। इस शब्द की उत्पत्ति सोशियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है समाज, अतः समाज का संबंध समाज और उसमें हुए परिवर्तन से है। ठीक है, अब इसकी हम कुछ परिभाषाओं को भी देखेंगे। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि समाज में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि स्थिति, हम कई सारे वाद पढ़ते हैं, क्योंकि समाज की स्थिति बहुत ज़्यादा मतलब खराब हो गई थी पूंजीपतियों की वजह से, तो इसीलिए क्या है, समाजवाद जैसी विचारधारा को लाया गया। ठीक है, जिससे कि समाज की स्थिति में सुधार आ सके, समाज में जो भी चल रहा है उसमें लोगों के साथ न्याय हो सके। ठीक है, सभी को इक्वली चीज़ें मिल सके, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी इंक्लूड। उसके बाद हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो सबसे पहले आते हैं जिनका नाम है स्माइल। ठीक है, तो स्माइल कहते हैं कि समाजवाद का अर्थ है श्रमिकों की एक ऐसी व्यवस्था जो पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करने के उद्देश्य से राज्य सत्ता को प्राप्त करेगी। ठीक है, दूसरे आते हैं मोरिस डाग, जो कहते हैं समाज उन वर्ग संबंधों को समाप्त कर दिया जाता है जो पूंजीवादी उत्पादन का आधार है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेलर्स क्या कहते हैं कि समाजवाद एक ऐसी प्रजातांत्रिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था लाना है जो किसी भी समय व्यक्ति को अधिकतम संभव न्याय और स्वाधीनता प्रदान कर सके। उसके बाद आता है जयप्रकाश नारायण आते हैं। वो कहते हैं कि यह एक ऐसा वर्गहीन समाज है जिसमें सभी श्रमिक रहते हैं। यह एक ऐसा समाज है जिसमें निजी संपत्ति के उद्देश्यों से मानवीय श्रम का शोषण नहीं किया जाता है, जिसमें समस्त संपत्ति वास्तव में राष्ट्रीय संपत्ति होती है, जिसमें ना तो अनुपार्जित आय और ना ही आय की अधिक असमानताएं होती हैं, जिसमें मानवीय जीवन एवं उन्नति नियोजित होती है और जिसमें अन्य सब लोगों के लिए जीवित रहते हैं। ठीक है, समाजवाद की विचारधारा के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अगर हम बात करें तो अस्तु समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व या नियंत्रण ना होकर संपूर्ण समाज या राज्य का स्वामित्व होगा। मतलब कोई एक चीज़ है, उस पर कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है। इन साधनों का प्रयोग किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं किया जाएगा, बल्कि संपूर्ण समाज के हित के लिए किया जाएगा। इससे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का जो शोषण है वो नहीं कर पाता है, संपत्ति तथा आय का समान वितरण होता है और सामाजिक कल्याण अधिक होता है। मतलब समाज के बारे में सोचा जाएगा, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। ओके, वो वाली भावना है यहाँ पे इस विचारधारा के अकॉर्डिंग। तो अगर हम देखें तो फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म क्या है, कई तरीके के प्रकार हैं समाजवाद के, जिनको हम आगे देखने भी वाले हैं। सबसे पहला है मार्क्सवाद समाजवाद। ठीक है, दूसरा आता है राज्य समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद, फासी समाजवाद, फेबियन समाजवाद, साम्यवाद और अराजकतावाद। ठीक है, तो इतने तरीके के हैं। उसके बाद अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है कि संपत्ति के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। तो यहाँ पे मॉरिसन कहते हैं कि समाज के महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व ये हैं कि सब बड़े उद्योग और भूमि पर सार्वजनिक अथवा सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए और निजी लाभों के लिए स्थान पर उनका संचालन सामान्य हित के लिए किया जाना चाहिए। समाजवाद के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, मतलब सभी लोग उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष का नहीं। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो आर्थिक नियोजन। ठीक है, प्रो पिगू कहते हैं कि केंद्रीय नियोजन के बिना समाजवाद है अर्थव्यवस्था की कल्पना संभव नहीं है। यानी समाजवाद में नियोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि वहाँ मूल मंत्र का अभाव होता है, जिससे उत्पत्ति के जो साधन हैं उनका वितरण समुचित नहीं हो पाता है। इसी कारण नियोजन अपनाया जाता है। समाजवादी
अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपेण नियोजित होती है। नियोजन में केंद्रीय नियोजन अधिकारी यह नियोजित करता है कि किस वस्तु का कहाँ और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। तीसरी इसकी विशेषता देखें तो प्रतियोगिता की समाप्ति, यानी समाजवाद में प्रतियोगिता, जो कंपटीशन जैसी चीज़ें हैं उनको भी खत्म किया जा सकता है, का स्थान संयोग ले लेता है और प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है। प्रतियोगिता बड़े व्यापारियों द्वारा छोटे व्यापारियों, मजदूरों का शोषण कराती है, क्योंकि जो पूंजीपति होते हैं वो अपने से नीचे स्तर वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे, है ना, उनका शोषण करते थे। तो इस विचारधारा के अकॉर्डिंग अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। सब में सिमिलैरिटी आएगी, क्वालिटी आएगी। देश की संपत्ति चंद पूंजीपतियों के पास एकत्र हो जाती है। प्रतियोगिता में वस्तुओं का उत्पादन सामाजिक लाभ के लिए नहीं वरन व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है, जो सर्वथा अनुचित है। उसके बाद अगर हम चौथा देखें तो आर्थिक समानता। समाजवाद में व्यक्तिगत संपत्ति और लाभ उपार्जन करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया जाता है। इस व्यवस्था में आर्थिक समानता आ जाती है। टॉने कहते हैं इसके मतलब इनके अनुसार संपत्ति और आर्थिक शक्ति में बहुत अधिक असमानता नैतिक दैन्य पैदा करती है। यदि हम यह मानते हैं कि प्रसन्न और सभ्य जीवन बिताने का सब मनुष्यों को अधिकार है, यानी समान अधिकार है, और यदि हम स्वतंत्र हैं, समानता और भाईचारे की भावना बढ़ाना चाहते हैं, तो हम यह मानने से इनकार नहीं कर सकते कि समाज अपरिहार्य है। समाजवाद में आर्थिक समानता पर बल दिया जाता है। सबको समानता के अनुरूप समुचित अंश दिए जाते हैं। और दूसरे एक हैं जो कहते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, इनके अनुसार ये कहते हैं कि अत्यधिक समानता मानवीयता की भावना एवं व्यक्ति के गौरव से मेल नहीं खाती है। समाजवादी मानते हैं कि शाब्दिक अर्थों में आर्थिक समानता लाना तो संभव नहीं है, फिर भी आर्थिक विषमता कम से कम, यानी इनइक्वालिटी कम से कम होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का उचित मूल्य मिलना चाहिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो केंद्रीय सत्ता। समाजवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए एक केंद्रीय सत्ता होती है। यह केंद्रीय सत्ता भौतिक और मानवीय साधनों पर अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करती है। फिर अगर हम छठा इसका विशेषता देखें, छठी, कल्याणकारी राज्य, यानी समाजवादी राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करता है। नागरिक राज्य के आर्थिक, सामाजिक और अन्य कल्याणकारी कार्यों का समर्थन करते हैं। समाजवाद में राज्य को आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्देशन हो सके। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो मानवीय आदर्शों का महत्व। समाजवाद में भौतिकता के स्थान पर मानवीय आदर्शों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। भ्रातृत्व भावना को बढ़ाया जाता है, जिससे समाज के सभी वर्गों के बीच सहयोग, एक सद्भावना बढ़ सके तथा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव समाप्त किया जा सके। उसके बाद अगर हम आठवां देखें तो आठवीं इसकी विशेषता है अनुपार्जित आय का उन्मूलन। समाजवाद के अंतर्गत बिना श्रम किए आय अर्जित करना अच्छा नहीं माना जाता है, अतः बिना श्रम के आय अर्जित करने को हतोत्साहित किया जाता है। कार्य की प्रकृति के अनुसार पारिश्रमिक दिया जाता है। समाजवाद का मूल मंत्र है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार धन मिलेगा। समाजवाद में प्रत्येक को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्रम करना पड़ता है। मतलब आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही धन दिया जाएगा, या आपकी वो जो कह सकते हैं जो श्रम आपने किया है, जो मेहनत की है, उसकी वसूली दी जाएगी। ठीक है, आपने थोड़ा काम किया है तो आपको थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा किया है तो ज़्यादा मिलेगा। बट इससे पहले क्या होता था कि अगर कोई ज़्यादा मेहनत करता था तब भी उसको कम पैसे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से, तो इस विचारधारा के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को बदला गया। अब समाजवाद के गुण की बात करें तो धन का अधिक सामान्य वितरण, यानी समाजवाद के अंतर्गत यह प्रयास किया जाता है कि आय का सामान्य वितरण हो, सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, जितनी मेहनत उतना पैसा। तो इसमें प्रोफेसर डगलस कहते हैं कि समाजवाद के शाब्दिक अर्थों में समानता न केवल वांछनीय है वरन वह अव्यवहारिक भी है। वे आगे कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी क्षमताओं का सक्रिय रूप से प्रयोग करे तो उनमें न्यूनतम असमानता होनी चाहिए। सबको बराबर हिस्सा नहीं वरन उचित हिस्सा मिलना चाहिए। समानता नहीं वरन सामाजिक न्याय होना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग देखें तो उत्पादन में वृद्धि। समाजवाद के अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों को इस प्रकार समायोजित किया जाता है जिससे उनका प्रयोग अधिकतम हो सके। आर्थिक क्रियाएं पूर्व नियोजित होती हैं। उत्पादन में वृद्धि पर सामाजिक न्याय की स्थापना करने पर बल देते हैं।
इस व्यवस्था में अपव्यय और अनिश्चितताओं का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग अगला देखें इसका गुण, तो आर्थिक शोषण का अंत होता है। आप लोगों को क्या करना है, इन हेडिंग्स को अच्छे से पढ़ लेना है, रट लेना है एक तरीके से। उसके बाद अंदर आपको बना बना के लिखना है, ठीक है, क्योंकि इतने रवन्य कोई नहीं लिखता है। प्रोफेसर हेनरी स्मिथ की बात करें तो समाजवाद के अंतर्गत नियोजित अर्थव्यवस्था में चक्रीय द्रव एवं निम्न बिंदु समाप्त हो जाते हैं, जबकि पूंजीवाद में उन्हें केवल कम कर दिया जाता है। समाजवाद में व्यक्ति को शोषण से मुक्त कर उनका सम्मान बढ़ाया जाता है। उसे अन्याय, शोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी तथा जघन्य अत्याचारों से बचाने का पूर्ण प्रयास किया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग अगला देखें तो साधनों का उचित प्रयोग। समाजवाद के अंतर्गत मानवीय एवं प्राकृतिक साधनों का विदोहन इस ढंग से किया जाता है कि अधिकतम सामाजिक कल्याण हो। समस्त साधनों का उपभोग सामाजिक हित की दृष्टि से किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय विषमताओं को दूर कर संतुलित विकास किया जा सके। प्रतियोगिता के अभाव के कारण आर्थिक बर्बादी समाप्त हो जाती है, मतलब जो भी पैसे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। वर्ग संघर्ष की समाप्ति। समाजवाद में वर्ग भेद नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के वास्तविक गुणों को सम्मानित किया जाता है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म के हों। संपत्ति सम्मान का आधार नहीं होती। इसमें धनी एवं निर्धन का कोई भेद नहीं होता है। संपूर्ण समाज देश के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करता है। ये तो थी हमारी समाजवाद के गुण। उसके बाद हम देखेंगे समाजवाद के दोष क्या हैं। आर्थिक प्रेरणाओं का अभाव है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य समस्या यह है कि व्यक्तियों को कार्य करने की प्रेरणा किस प्रकार दी जाए, उन्हें मोटिवेशन कैसे मिले। इस प्रणाली में उद्योग या व्यवसाय सरकारी कर्मचारी संचालित करते हैं। इनमें काम की भावना न होने के कारण कार्य करने की प्रेरणा नहीं मिलती। इसमें यंत्रात्मक कुशलता भी नहीं मिलती, साथ ही कार्य क्षमता भी कम होती है। सरकारी कर्मचारियों में उद्योगों की कुशलता बढ़ाने, उद्योग की नवीन विधियों तथा तकनीकियों को बढ़ाने तथा उत्पादन के नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होने के लिए किसी भी प्रकार का जो प्रेरणा है वो नहीं रहता या प्रेरणा नहीं दी जाती है। आर्थिक तंत्र में नौकरशाही। समाजवाद में नौकरशाही का प्रभुत्व रहता है। इसमें निर्णय लेने में देरी होती है। नौकरशाही और राजनीतिक प्रभाव के कारण समाजवाद में परिधिकरण होने लगता है। उच्च अधिकारियों में अनभिज्ञता एवं सामाजिक संपत्ति के प्रति लगाव हो जाता है। वे संपत्तियों की बर्बादी को नहीं रोकते हैं। शासकीय उनका कार्यान्वयन शासकीय अधिकारियों द्वारा होता है, अतः वे मनमानी करते हैं तथा नीतियों के सफल संचालन में रुचि नहीं लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो उपभोक्ता की संप्रभुता का अंत, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता नहीं होती है। राज्य सामान्य मांग के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करता है। वह सार्वजनिक हितों में अधिक चिंता करता है, इसीलिए उपभोक्ता के चुनाव की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो दो और हम देख लेते हैं, जिससे कि 5 हेडिंग्स आप अच्छे से बना सकें। विशाल जनशक्ति की आवश्यकता। नियोजन को बनाने, विभिन्न विवरण तैयार करने के लिए और उसके बाद क्रियान्वित करने के लिए विशाल संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा की आवश्यकता पड़ती है। इसका परिणाम होता है कि राज्य का बहुत सा धन अनुत्पादक क्षेत्रों में व्यय हो जाता है। अगला देखें तो भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं को प्रोत्साहन, यानी हम कह सकते हैं जो प्रोफेसर मिड हैं वो कहते हैं समाजवाद के अंतर्गत देश के आर्थिक जीवन पर सरकारी नियंत्रण होने से भ्रष्टाचार की कुप्रथाएं प्रचलित हैं। समाजवाद में सरकारी कर्मचारी योजना बनाते हैं, समय, धन एवं समय की कोई परवाह नहीं करते हैं, इससे साधनों का अपव्यय होता है। तो बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे गुण हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी समाजवाद की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।